अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज हमारा टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और खास तौर पर यह बताऊंगी कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस के नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। और साथ साथ मैं इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर इसे आपको आसान करके समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा पूरा फोकस एक्शन या तो फिर उसके रिजल्ट के ऊपर होता है और इस बात के ऊपर हमारा फोकस बिल्कुल भी नहीं होता है कि उस एक्शन को करने वाला कौन है, या तो फिर एक्शन को करने वाला हमारे लिए अननोन होता है या तो फिर इतना गैर जरूरी होता है कि हम उसे मेंशन नहीं करना चाहते हैं और हमारा पूरा फोकस इस बात के ऊपर होता है कि क्या काम हो रहा था या तो फिर क्या काम हो रहा है। अब क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इसी सेंस में इस बात को आपको समझाती हूँ। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फर्क होता है और हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये सारी बात मैं बहुत ही तफसील के साथ अपनी पिछली वीडियो यानी कि पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मैं समझा चुकी हूँ। अगर वो वीडियो अभी तक आपने मेरी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब क्योंकि इन सारी बातों को मैं बहुत ही तफसील से पिछली वीडियो के अंदर समझा चुकी हूँ तो यहाँ पर मैं इसका सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। अब बात करते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें यह बताना होता है कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त कोई भी काम हो रहा है। अब वो काम कौन कर रहा है ये बताना हम जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सुनने वाले के लिए वो जरूरी ना हो या तो फिर हमें खुद ही ना पता हो सकता है कि वो सुनने वाले के लिए और हमारे लिए इतना गैर जरूरी हो कि हम उसे मेंशन करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं और हमारा सारा फोकस इस बात के ऊपर है कि क्या काम हो रहा है और उसका क्या नतीजा निकल रहा है इस लम्हे में जब हम बात कर रहे हैं। और क्योंकि पैसिव वॉइस ज्यादा फॉर्मल है इसलिए भी हम इसे फॉर्मल सिचुएशंस के अंदर यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। अब पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट आपका वो नहीं होता है जो काम को कर रहा होता है, यानी कि जो डूअर होता है वो आपका सब्जेक्ट नहीं होता है पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस के अंदर आपका सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, यानी कि वो कुछ नहीं कर रहा होता बल्कि उसके साथ कुछ हो रहा होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर एम, इज या फिर आर में से किसी का भी इस्तेमाल करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि आपको पता है कि एम का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ किया जाता है, इसका इस्तेमाल हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है और आर का इस्तेमाल हमेशा सेकंड पर्सन यानी कि यू के साथ किया जाता है, या तो फिर एक से ज्यादा लोग हों या तो कुछ भी प्लूरल हो अगर तो वहां पर हम आर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात हो रही है, यानी कि किसी भी काम के या तो फिर किसी भी एक्शन के तसलसल के बारे में बात हो रही है, यानी कि जब आप बात कर रहे हैं तो उसी वक्त कोई भी काम कोई भी एक्शन हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपने पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पैसिव वॉइस के अंदर हम ज्यादातर उसे मेंशन नहीं करते हैं जो काम को कर रहा होता है, यानी कि डूअर को हम मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर डूअर को ही हमें मेंशन करना है तो हम इस बात को पैसिव वॉइस के अंदर क्यों बोलेंगे, बल्कि हम इसे एक्टिव वॉइस के अंदर बोलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो सेंटेंस के आखिर में आप बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देकर आपको समझाती हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से आप इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस को लिख सकते हैं या तो फिर बोल सकते हैं। अब इसकी मिसाल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं कि फाइलें तरतीब दी जा रही हैं। अब यहाँ पर आप ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि उन फाइलों को कौन तरतीब दे रहा है, या तो फिर जिसे आप ये बात बता रहे हैं उसके लिए ये सुनना जरूरी नहीं है कि काम को कौन कर रहा है, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि काम हो रहा है। या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपको खुद नहीं पता है कि उस काम को कौन कर रहा है, आप उस इंसान को नहीं जानते हैं, इसीलिए आपका सारा फोकस सिर्फ इस बात के ऊपर है कि फाइलें तरतीब दी जा रही हैं। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस को कहने के लिए आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे द फाइल्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। अब आप देखिए कि अगर इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस के अंदर बताते तो हम ये कहते ही इज ऑर्गेनाइजिंग द फाइल्स,
इसका मतलब ये है कि वो फाइलों को तरतीब दे रहा है। यहाँ पर हमें ये नहीं बताना है कि डूअर कौन है, और हमारा सारा फोकस क्योंकि इस बात के ऊपर है कि इस वक्त काम क्या हो रहा है, इसीलिए हमने इसे पैसिव वॉइस के अंदर कहा है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होता है जो किसी भी एक्शन को कर रहा होता है, यानी कि डूअर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस के अंदर। अब जैसे कि एक्टिव वॉइस के अंदर द फाइल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हमने उसे चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर तो यहाँ पर एक्शन को रिसीव कर रही है फाइल्स, तो इसीलिए हमने यहाँ पर द फाइल्स का इस्तेमाल पहले किया है क्योंकि इस सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट है। और अब क्योंकि यहाँ पर फाइल एक से ज्यादा है इसलिए हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमें इस सेंटेंस के अंदर कंटिन्यूटी दिखानी है, एक तसलसल दिखाना है कि जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त ये काम हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने बीइंग का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमारा वर्ब ऑर्गेनाइज है, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनता है द फाइल्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि फाइल तरतीब दी जा रही हैं। अब इसी के एक और एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि नया लिबास डिजाइन किया जा रहा है। अब यहाँ पर भी आपने डूअर को मेंशन नहीं किया है, यानी कि आप डूअर के बारे में नहीं बताना चाहते हैं कि कौन उसे डिजाइन कर रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कहने के लिए भी आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहना है द न्यू ड्रेस इज बीइंग डिजाइन्ड। अब यहाँ पर देखिए कि अगर इस सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस के अंदर बताना होता तो हम कहते शी इज डिजाइनिंग द न्यू ड्रेस, यानी कि वो नया लिबास डिजाइन कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम डूअर को मेंशन नहीं करना चाहते हैं, या तो फिर वो हमें पता नहीं है या तो फिर हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ऊपर है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि द न्यू ड्रेस हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट था, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है तो अब यहाँ पर द न्यू ड्रेस हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि जो डिजाइन किया जा रहा है वो ड्रेस किया जा रहा है। और अब क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूटी दिखानी है, यानी कि किसी भी काम का कोई तसलसल दिखाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है डिजाइन्ड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है द न्यू ड्रेस इज बीइंग डिजाइन्ड, यानी कि नया लिबास डिजाइन किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि बर्तन धोए जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप ये नहीं मेंशन करना चाह रहे हैं कि डूअर कौन है, कौन इस काम को कर रहा है। अब हो सकता है कि सुनने वाले के लिए या फिर बताने वाले के लिए या तो फिर दोनों के लिए ही जो डूअर है वो इतना जरूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर किया जा रहा है कि इस वक्त काम क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस को बताने के लिए आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहना है द डिशेज आर बीइंग वॉश्ड। देखिए कि अगर इसी बात को हमें एक्टिव वॉइस के अंदर बताना होता तो हम कहते शी इज वॉशिंग द डिशेज। अब यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस के अंदर द डिशेज हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हमने उसे चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर तो यहाँ पर द डिशेज हमारा सब्जेक्ट बन गया है, यानी कि जो एक्शन को रिसीव कर रहा है वो द डिशेज हैं। और क्योंकि द डिशेज एक से ज्यादा है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हमने आर का इस्तेमाल किया है। और फिर हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखानी है, इसीलिए हमने यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, यानी कि वॉश्ड। और अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि इस काम को कौन कर रहा है तो आप आखिर में बाय लगाकर उसे मेंशन कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं द डिशेज आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंसेस को यानी कि इनकारिया जुमलों को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट आपका वही होगा जो किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा होगा। और फिर यहाँ पर भी आपने एम, इज या फिर आर में से किसी का भी इस्तेमाल करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्योंकि ये इनकारिया जुमले हैं तो आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर भी क्योंकि हम कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं तो आपने बीइंग का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर भी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो बाय लगाकर आप डूअर को मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं कि मसला हल नहीं किया जा रहा है, यानी कि इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं तो कोई भी काम नहीं किया जा रहा है।
तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कहने के लिए आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहना है द इशू इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड, यानी कि मसला हल नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर इसी सेंटेंस को आपको एक्टिव वॉइस के अंदर बताना होता तो आप कहते दे आर नॉट सॉल्विंग द इशू, यानी कि वो मसले को हल नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप डूअर को मेंशन नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि मसले को कौन हल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मसले को हल नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो किसी भी एक्शन को रिसीव नहीं कर पा रहा है वो है द इशू, तो इसीलिए द इशू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब क्योंकि द इशू सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल किया है, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया है, और हम कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं इसीलिए यहाँ पर हमने बीइंग का इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना वर्ब बताया है, यानी कि हल करना, सॉल्व, उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है सॉल्व्ड। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है द इशू इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड, यानी कि मसला हल नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि ईमेल्स को चेक नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर भी आपने डूअर को मेंशन नहीं किया है, बल्कि आपका सारा फोकस इस बात के ऊपर है, आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि कौन सा काम नहीं किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस को कहने के लिए आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहना है द ईमेल्स आर नॉट बीइंग चेक्ड, यानी कि ईमेल्स को चेक नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसी सेंटेंस को अगर आप एक्टिव वॉइस के अंदर बताते तो आप कहते शी इज नॉट चेकिंग द ईमेल्स, यानी कि वो ईमेल्स को चेक नहीं कर रही है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं वो है द ईमेल्स, तो इसीलिए पैसिव वॉइस के अंदर जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है तो द ईमेल्स हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और क्योंकि द ईमेल्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हमने आर का इस्तेमाल किया है। और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इनकारिया जुमला है, इसीलिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद क्योंकि हम कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं, एक तसलसल को दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद फिर चेक करना एक काम है, वर्ब है, इसलिए उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है चेक्ड। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है द ईमेल्स आर नॉट बीइंग चेक्ड। और यहाँ पर भी अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो सेंटेंस के आखिर में आप डूअर को मेंशन करते हुए कह सकते हैं द ईमेल्स आर नॉट बीइंग चेक्ड बाय हर, यानी कि ईमेल्स को चेक नहीं किया जा रहा है उसके जरिए। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इसके इनकारिया जुमलों को किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले एम, इज या फिर आर का इस्तेमाल करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और सब्जेक्ट भी वही होगा जो किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर भी आपने बीइंग का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो सेंटेंस के आखिर में आप बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर इसकी मिसाल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप पूछना चाहते हैं कि क्या फूल लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप इस सवाल को जरा गौर से देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि फूलों को लगाने का काम हो रहा है या तो फिर नहीं हो रहा है। आप ये बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते हैं कि फूलों को लगाने का काम कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर इस सवाल को पूछने के लिए आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए पूछना है आर द फ्लावर्स बीइंग प्लांटेड, यानी कि क्या फूल लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कि अगर इसी सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस के अंदर पूछते तो आप कहते आर दे प्लांटिंग द फ्लावर्स। अब आप यहाँ पर ये नहीं जानना चाहते हैं कि फूलों को कौन लगा रहा है, अब आप सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि फूलों को लगाने का काम हो रहा है या तो फिर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर लगाने का काम यानी कि कोई भी एक्शन है जिसे रिसीव कर रहे हैं वो है द फ्लावर्स। तो इसीलिए यहाँ पर द फ्लावर्स हमारा सब्जेक्ट है, और क्योंकि द फ्लावर्स एक से ज्यादा है इसीलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले आर का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है जो किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा है यानी कि द फ्लावर्स। और उसके बाद फिर यहाँ पर कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जा रहा है इसलिए बीइंग का इस्तेमाल किया है, और पौधे लगाना काम है, वर्ब है, इसलिए उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है प्लांटेड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है आर द फ्लावर्स बीइंग प्लांटेड। अब अगर यहाँ पर आप डूअर को भी मेंशन करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस के आखिर में डूअर को भी मेंशन करते हुए कह सकते हैं आर द फ्लावर्स बीइंग प्लांटेड बाय देम,
अब यहाँ पर इसकी एक आखिरी मिसाल को समझिए, जैसे कि आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या दावत के कार्ड लिखे जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि दावत के कार्ड कौन लिख रहा है, बल्कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप बात कर रहे हैं तो इसी वक्त कोई भी काम हो रहा है या तो फिर नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर इस सवाल को पूछने के लिए आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए पूछना है, आर द इन्विटेशन कार्ड्स बीइंग रिटन, यानी कि क्या दावत के कार्ड लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस को भी देखिए, अगर इसी सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस के अंदर पूछते तो फिर आप कहते इज ही राइटिंग द इन्विटेशन कार्ड्स, यानी कि क्या वो दावत के कार्ड लिख रहा है। और अगर पैसिव वॉइस के अंदर भी आपको उसे मेंशन करना है तो आप सेंटेंस के आखिर में बाय लगाकर उसे मेंशन कर सकते हैं, यानी कि फिर आप पूछेंगे आर द इन्विटेशन कार्ड्स बीइंग रिटन बाय हिम। अब आप एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को देखिए कि यहाँ पर द इन्विटेशन कार्ड्स हमारा ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब हमने उसे चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर, क्योंकि जो लिखने का काम है वो इन्विटेशन कार्ड्स के साथ हो रहा है, यानी कि जो लिखने का एक्शन है उसे रिसीव कर रहे हैं कार्ड्स। तो इसीलिए जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर तो यहाँ पर दी इन्विटेशन कार्ड्स हमारा सब्जेक्ट बन गया है। और क्योंकि दी इन्विटेशन कार्ड्स एक से ज्यादा है यानी कि प्लूरल है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले आर का इस्तेमाल किया है। और क्योंकि यहाँ पर भी हम एक तसलसल को दिखा रहे हैं, एक कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल किया है। और फिर यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है यानी कि रिटन, क्योंकि आप एक्टिव वॉइस के अंदर देखिए कि वहां पर हमने राइटिंग, क्योंकि वो हम कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं इसीलिए हमने वहां पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया, यानी कि राइटिंग का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब वहां पर हमने इसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है रिटन। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है आर द इन्विटेशन कार्ड्स बीइंग रिटन, यानी कि क्या दावत के कार्ड लिखे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस के नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। मैंने हर स्ट्रक्चर की मुख्तलिफ रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर जितने आसान लफ्जों में हो सकता था आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस के हवाले से जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो भी जरूर क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस के हवाले से मेरी तरफ से बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।